ठीक है, अब अपने एक नया वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि आधा आधा पौन पौन घंटे की वीडियो, तो लंबी वीडियो देखते नहीं है यूट्यूब पे कोई, और आपको भी देखोगे तो आप भी बोर हो जाओगे, है ना। तो इसके पार्ट्स बनाएंगे अपने, एक पार्ट कंप्लीट हो गया अपना, है ना। तो सेकंड पार्ट अपने इसका बनाते हैं। सोनू कर चालू उसको, चालू है भैया चलो कट मारूंगा इसको, और क्या। चलो सेकंड पार्ट अपने स्टार्ट करते हैं इसका, है ना। कल जो अपने नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट अपने देखा था, उस लास्ट पार्ट में अपने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की थी, जिनमें से वर्गीकरण पढ़ रहे थे, और वर्गीकरण में हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक यौगिकों में विषम चक्रीय, समचक्रीय के बारे में हमने खूब सारी जानकारी इकट्ठी की, जिनमें से स्लाइड्स आपके सामने हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उसके साथ में लूँ एरोमेटिक यौगिक। तो इसका एक पार्ट जो बचा हुआ है वो पार्ट है अपने एलिसाइक्लिक, है ना। तो इस स्लाइड में अपने कोशिश करते हैं कि एलिसाइक्लिक यौगिकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करें, है ना। तो एलिसाइक्लिक शब्द को अगर मैं कहूँ ना कि एलिसाइक्लिक शब्द कहाँ से बना, पहले तो अपने ये जानकारी इकट्ठा करेंगे भाई एलिसाइक्लिक शब्द कहाँ से बना। तो बच्चा पार्टी एलिसाइक्लिक शब्द जो है उसको दो भागों में मैं तोड़ सकता हूँ। एक तो बना है एली और दूसरा शब्द बना है साइक्लिक, ठीक है ना। तो एली शब्द का मतलब यहां पर कहीं ना कहीं एलिफेटिक शब्द को इंगित कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है। और साइक्लिक जो शब्द है जो लिखा हुआ है वो चक्र के बारे में या चक्रीय शब्द के बारे में या वल्य के बारे में जानकारी दे रहा है ना। तो एलिसाइक्लिक यौगिकों के बारे में अपने ये कह सकते हैं कि ऐसे कोई कार्बनिक यौगिक जिनमें एलिफेटिक यौगिकों के साथ साथ उनमें वल्य वाले चक्रीय यौगिकों के गुण भी पाए जाते हैं, है ना, एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। तो मैं इसी स्लाइड में अपने इस साइड में इसकी परिभाषा लिखने की कोशिश करता हूं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एलिफेटिक यौगिकों के साथ साथ वल्य युक्त कार्बनिक यौगिकों के गुण पाए जाते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। इनके उदाहरण के रूप में अगर मैं कहूं कि इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके उदाहरण के रूप में वैसे पीछे हमने चक्रबोर्ड में भी लास्ट जो है वीडियो में ये सेकंड पार्ट अपने कर रहे हैं, तो फर्स्ट वीडियो के अंदर भी जो क्लास जब चल रही थी अपने तब मैंने बताया था कि इसके कुल 3 पार्ट्स हैं। एलिसाइक्लिक यौगिक के कुल 3 पार्ट्स हैं। इनमें पहला पार्ट्स क्योंकि चक्र और एलिफेटिक यौगिकों को दोनों को मिलाकर बने, तो चक्र की वजह से साइक्लो लिखेंगे, है ना, चक्र की वजह साइक्लो लिखेंगे। और एलिफेटिक यौगिक जो 3 प्रकार के हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, वो शब्द साथ में जुड़ेंगे, तो नाम बन जाएगा साइक्लो एल्केन। यहां से लिया साइक्लो और यहां से लिया एल्केन, फिर यहां से लिया साइक्लो और यहां से लिया एल्कीन, तो सेकंड आ जाएगा साइक्लो एल्कीन। और तीसरा पार्ट इसका साइक्लो एल्काइल। ये लो भाई बच्चा पार्टी, तीनों अपने
बेसिक तौर पर इसको जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की है। अब अपने ये इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन। ज्यादा नहीं तो इनकी परिभाषा जो है वो लिखे ही लिखे, या परिभाषा नहीं तो कम से कम इसके उदाहरण तो जाने, भाई एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं। तो अपने सेकंड स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड अपने इसमें लेते हैं और इस स्लाइड के अंदर अपने तीनों को साथ में लिखते हैं। वैसे ही साइक्लोएल्कीन, दूसरे में लिखेंगे साइक्लो एल्कीन और तीसरे में लिखेंगे अपने साइक्लो एल्काइन। साइक्लो एल्काइन। चलो साइक्लोएल्केन कैसे कहोगे भाई? ऑब्वियसली वे साइक्लिक यौगिक जिनमें एल्केन और वल्य वाले यौगिकों के गुण पाए जाते हैं, या जिनकी संरचना में वल्य और एलिफेटिक यौगिकों में एल्केन के गुण पाए जाते हैं, है ना। तो लिखेंगे वे एलिसाइक्लिक यौगिक जिनमें वल्य के साथ साथ एल्केन हाइड्रोकार्बन के गुण पाए जाते हैं। साइक्लोएल्केन कहलाते हैं। साइक्लो एल्केन कहलाते हैं, है ना। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन उनमें से कुछ उदाहरण अपने यहां लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे 3 चक्र का एक कंपाउंड, ये 4 चक्र का कंपाउंड, ये तो इसको मैं साइक्लो चक्र की वजह से लिखूंगा साइक्लो, 3 कार्बन की वजह से लिखूंगा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसीलिए लिखूंगा एन, तो नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। अगर मैं इसकी बात करूं तो चक्र की वजह से मैंने लिखा साइक्लो, 4 कार्बन है 1 2 3 4, तो इसीलिए लिखूंगा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन श्रृंखला में इसीलिए लिखेंगे पीछे एन, तो नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। सेकंड लेते हैं साइक्लोएल्केन। तो इसमें और इसमें बेसिक अंतर क्या होगा, थोड़ा ध्यान दें कि वे एलिसाइक्लिक यौगिक जिनमें वल्य के साथ साथ एल्केन हाइड्रोकार्बन के गुण पाए जाते हैं। तो यहां मैं लिख दूंगा एल्केन की जगह क्या लिख दूंगा, एल्कीन हाइड्रोकार्बन के गुण पाए जाते हैं, है ना। सेम एकदम कॉपीराइट कर दूंगा इसका। तो वे एलिसाइक्लिक यौगिक जिनमें वल्य में द्विबंध पाया जाता है, वल्य में द्विबंध पाया जाता है, क्या कहलाएगा, साइक्लोएल्कीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साइक्लोएल्कीन कहलाएगा। अब इसका मैं उदाहरण लिख दूं कि भाई इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके उदाहरण के रूप में अगर मैं लिखूं तो ये पहला एग्जाम्पल और ये दूसरा एग्जाम्पल। अब इसमें कार्बन श्रृंखला कुल 3 कार्बन की है, तो और चक्र है 3 कार्बन की है, डबल बॉन्ड है ना। तो इसीलिए चक्र होने की वजह से इसका नाम लिखने समय में पहले से लिखूंगा साइक्लो, 3 कार्बन की वजह से लिखूंगा प्रोप, और डबल बॉन्ड की वजह से लिखूंगा इन, तो नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपिन। इसका अगर मैं IUPAC जो है वो नाम लिखने का प्रयास करूं तो चक्र की वजह से इसका नाम लिखूंगा साइक्लो, 4 कार्बन की वजह से लिखूंगा ब्यूट, और डबल बॉन्ड की वजह से लिखूंगा इन, तो नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। लास्ट जो पोर्शन इसका बचा हुआ
लास्ट पोर्शन में कहें साइक्लो एल्काइन। अब साइक्लो एल्काइन कैसे कहेंगे? साइक्लो एल्काइन जैसे इसी को वापस मैं लिख दूं, है ना, तो वे एलिसाइक्लिक यौगिक जिनमें वल्य में क्या पाया जाता है, जैसे वल्य में द्विबंध है तब तो साइक्लो एल्कीन है, और यही वल्य में द्विबंध की जगह क्या आ जाए, त्रिबंध आ जाए, है ना, तो यही क्या कहलाएगा, साइक्लो एल्कीन की जगह एल्काइन, है ना। तो इसी को मैं लिख दूं वे एलिसाइक्लिक यौगिक जिनकी वल्य में त्रिबंध पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है, साइक्लो एल्काइन कहलाते हैं, साइक्लो एल्काइन कहलाते हैं। उदाहरण जैसे इन दोनों के एग्जाम्पल लिखे, इनको सेम कॉपी करेंगे, जैसे यहाँ सिंगल बॉन्ड रखा, यहाँ डबल बॉन्ड रखा, तो अब डबल बॉन्ड की जगह क्या रख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, तो सेम इसी एग्जाम्पल को अपने कॉपी करेंगे। चलो एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अब इसमें कुल कार्बन श्रृंखला 4 कार्बन की है, और चक्र के रूप में होने की वजह से इसका नाम लिख लेंगे साइक्लो, नाम लिख लेंगे साइक्लो। 4 कार्बन की वजह से ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आइन, तो हो जाएगा ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, साइक्लो ब्यूटाइन, साइक्लोब्यूटाइन, है ना। तो ये बेसिक कुछ जो है वो जानकारियां हैं, जो विशेष अगर मैं कह दूं तो हमने एलिसाइक्लिक यौगिकों के बारे में इकट्ठा की। एलिसाइक्लिक यौगिक ऐसे कोई यौगिक जो एलिफेटिक यौगिक और वल्य वाले यौगिकों के मिलने से बनते हैं या उनके दोनों के गुण रखते हैं, वो यौगिक एलिसाइक्लिक कहलाएंगे। इसकी जानकारी मैंने यहाँ लिखी, और साथ में साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइन जो है वो तीनों इसके उदाहरण के रूप में पढ़े। और अगली वाली स्लाइड में हमने साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइन तीनों को पढ़ा, ठीक है ना। तो इस जानकारी के बाद में वापस अगर नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं, तो आप लोग अगर ढंग से देखोगे तो हमने वर्गीकरण का पूरा पोर्शन खत्म कर लिया है। वर्गीकरण का पूरा पोर्शन क्या कर लिया है, खत्म कर लिया है। तो इस लिस्ट जो पीछे हमने लिस्ट बनाई थी, है ना, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारा पहला टॉपिक खत्म हो चुका है। लिस्ट के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है ना। तो दूसरे वाले टॉपिक की तरफ चलेंगे कि कार्बनिक यौगिकों में बंधन किस तरह का पाया जाता है, कौन कौन प्रकार से बंध पाए जाते हैं। तो जनरली अपने इसमें मेजरली अगर मैं कहूं तो सह संयोजक बंध की ज्यादा बात करेंगे, उनमें सिग्मा बंध और पाई बंध की जानकारी ज्यादा इकट्ठा करेंगे। वैसे क्लासरूम के अंदर आप लोगों को पता है कि सह संयोजक बंध, वांडरवाल्स बंध, आयनिक बंध, उप सह संयोजक बंध, है ना, ये चैप्टर 4 के अंदर हमने फर्स्ट बुक जो है कक्षा 11 की, उसमें चैप्टर 4 के अंदर हमने इनकी जानकारियां इकट्ठा कर ली है। लेकिन फिर भी अपने क्योंकि एक सीरीज के फॉर्म में इसको पढ़ रहे हैं, है ना, तो बॉन्डिंग को हम वापस पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सेकंड टॉपिक जो अपने स्टार्ट कर रहे हैं, उस सेकंड टॉपिक के अंदर अपने कहेंगे, जो हेडिंग लगा लेते हैं, कार्बनिक यौगिकों में बंधन। कार्बनिक यौगिकों में बंधन। हाँ बेटा, किस लिए बोल। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं ना। तो कार्बनिक यौगिकों में बंधन। अब बंधन में मुख्यतः अगर मैं कहूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से कार्बनिक यौगिकों में वैसे बंध कौन कौन से पाए जाते हैं, अगर उसकी लिस्ट बनाए अपने, तो पहला अपने ये कह सकते हैं सहसंयोजक बंध।
देखने को मिलेगा। दूसरा बंध अगर मैं इसी के अंदर पढ़ूं तो कार्बनिक यौगिकों के अंदर कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे जहां पर अपने को आयनिक बंध भी देखने को मिलेगा। तीसरा प्रकार का बंध उपसहसंयोजक यौगिक। अनेकों ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक है जिनमें कार्बन श्रृंखला बहुत बड़ी जो है वो रूप में पाई जाती है। तो उपसहसंयोजक यौगिक में जो उपसहसंयोजक बंध है वो कार्बनिक यौगिकों में भी बनता है। एक उदाहरण के रूप में अगर मैं कह दूं तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उपसहसंयोजक यौगिक का एक बड़ा उदाहरण है। साथ साथ में हमारे शरीर के अंदर जो खून में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन है वो भी एक कार्बनिक यौगिक और साथ साथ में उपसहसंयोजक यौगिक का एक बड़ा उदाहरण है ना। तो उपसहसंयोजक बंध भी पाए जाएंगे और कई ऐसे जो है वो यौगिक अपने को कई ऐसी परिस्थितियों में देखने को मिलेगा कि कार्बनिक यौगिकों में ही वान डेर वाल्स बंध की जो है वो क्षणिकता भी देखने को मिलेगी, है ना। वान डेर वाल्स बंधन भी देखने को मिलेगा। लेकिन मुख्यतः हम पढ़ेंगे इसको सहसंयोजक बंध। मुख्यतः हम किसको पढ़ेंगे? केवल सहसंयोजक बंध को हम पढ़ेंगे। भाई सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं और सहसंयोजक बनता कैसे हैं। तो इस स्लाइड के साथ साथ में हम जो है वो सहसंयोजक बंध के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। सहसंयोजक बंधन, कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंधन कैसे बनेगा? इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो सहसंयोजक बंध किसे कहेंगे? भाई जनरली अपने ये कहेंगे कि अगर कोई दो तत्व हैं, ए और ए हो, दोनों समान हो, या ए और बी हो, दोनों असमान हो, अगर वो समान रूप से इलेक्ट्रॉनों का साझा करें, दोनों जुड़ रहे हो और एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा हो और एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा हो, दोनों बराबर एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, है ना। तो उस स्थिति में बनने वाला बंध जो है सहसंयोजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सहसंयोजक कहलाएगा। अब सह का मतलब यहां पर साथ में है, संयोजन का मतलब जुड़ने से है ना। और ऐसे ही साथ में जुड़ने वाले तत्व अगर समान हो सकते हैं तो असमान भी हो सकते हैं, है ना। बस शर्त इतनी है कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का, समान इलेक्ट्रॉनों का साझा करें, ठीक है ना। तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन फिर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, है ना। इसकी वजह से क्या होगा? ए और बी के बीच में एक बंध का निर्माण होगा। दोनों इलेक्ट्रॉनों के जुड़ने से बंध का निर्माण होगा। और बंध का मतलब आकर्षण है कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो सहसंयोजक बंध की परिभाषा में क्या लिख सकते हैं अपने कि ऐसा बंध जो दो तत्वों, अब दोनों तत्व कैसे हो सकते हैं? समान या असमान, है ना, के मध्य इलेक्ट्रॉनों के समान साझे से। ऐसा बंध जो दो तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के समान साझे से बना हो, साझे से बना हो, क्या कहलाएगा? सहसंयोजक बंध कहलाएगा। सहसंयोजक बंध कहलाएगा। सहसंयोजक बंध की अगर मैं बात करूं तो सहसंयोजक बंध ये तो परिभाषा के रूप में हमने देख लिया, है ना। इन दो जो है वो चीजों से, इन दोनों एग्जाम्पल जो हमने लिखे, हाइपोथेटिकल जो एग्जाम्पल लिखे, इन एग्जाम्पल से हमने ये चीजें समझने का प्रयास किया। तो ये जो दोनों दो अलग अलग जो डायग्राम्स मैंने ड्रॉ किए, इन डायग्राम से अपने ये समझ सकते हैं कि सहसंयोजक बंध को बनाया
कैसे जा रहा है, तो इसकी परिभाषा होगी। अब इसके प्रकार पढ़ लेते हैं अगली वाली स्लाइड में। तो लिखेंगे सहसंयोजक बंध को कितने प्रकारों में, 2 प्रकारों में विभाजित किया गया। अब कौन से 2 प्रकार हैं, तो उन दोनों प्रकारों को अपने यहां सीधा लिखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से 2 प्रकार हैं। पहला बंध है सिग्मा बंध, सिग्मा सहसंयोजक बंध, और दूसरा है पाई सहसंयोजक बंध, पाई सहसंयोजक बंध। दोनों की बेसिक जानकारी है ना, और कैसे बनता है उसकी जानकारी इकट्ठा करते हैं। देखो सिग्मा बंध, सिग्मा बंध किसे कहेंगे कि 2 तत्वों के कक्षकों के आमने सामने आणविक अक्ष पर टक्कर। और ये ध्यान देंगे कि अगर 2 तत्व हैं और उनके कक्षक आमने सामने आणविक अक्ष पर टक्कर कर रहे हैं तो उस टक्कर को हम बोलेंगे समाक्षीय अतिव्यापन। तो क्या बोलेंगे, समाक्षीय अतिव्यापन। से बना बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। जनरली मैं कह दूं कि 2, जैसे ये A है और ये दूसरे वाला A है, इन दोनों के जो है वो कक्षक हैं और कक्षक आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो इसका एक कक्षक और दूसरे का बी कक्षक है ना। अगर इनमें A युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये कक्षक आमने सामने आके टकराते हैं ऐसे, ठीक वैसे ही जैसे 2 गाड़ियां आपस में टकराती है। अगर 2 गाड़ियां आमने सामने जैसे टकराती है, वैसे ही अगर 2 परमाणुओं के कक्षक आपस में आमने सामने टक्कर करते हैं, है ना, तो उस टक्कर की वजह, उस टक्कर को अपने कहते हैं समाक्षीय अतिव्यापन। क्या कहते हैं, और परमाणुओं के मिलने से जो अणु बन रहा है, अणु जिस अक्ष पर बन रहा है वो अक्ष कहलाएगी आणविक अक्ष, वो अक्ष कहलाएगी आणविक अक्ष। तो आणविक अक्ष पर 2 परमाणुओं के कक्षकों की आमने सामने टक्कर से बना जो है वो बंध क्या कहलाएगा, सहसंयोजक सिग्मा बंध कहलाएगा, सहसंयोजक सिग्मा बंध कहलाएगा, है ना। तो मुख्यतः अगर मैं कह दूं तो अगर 2 परमाणु है और वो परमाणु आमने सामने आकर उनके परमाणु के कक्षक अगर टकरा रहे हैं तो उससे बनने वाला बंध क्या कहलाएगा, सिग्मा बंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, सिग्मा बंध कहलाएगा ना। तो इसके उदाहरण के रूप में अगर मैं लिख दूं तो इसका उदाहरण बता दो, तो उदाहरण के रूप में मैं लिख दूं, जैसे अगर मैं कह दूं H और H 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के मिलने से, एक हाइड्रोजन परमाणु दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, दोनों के मिलने से जो H2 बनता है, दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में जो बंध है, ये आकर्षण इलेक्ट्रॉनों के जो साझे से बना है, इसको सहसंयोजक सिग्मा बंध कहेंगे, है ना। और बड़ी बात यह कि जब दोनों परमाणु आमने सामने टक्कर करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे बोर्ड पे कि अगर दोनों परमाणु आमने सामने टक्कर करते हैं, दोनों परमाणु के कक्षक क्या करते हैं, आमने सामने टक्कर करते हैं, तो इसका मतलब उन दोनों कक्षक, वो दोनों कक्षक आपस में अधिकतम एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होंगे इसका मतलब बंध क्या बनेगा, मजबूत। तो इसीलिए कहेंगे कि सिग्मा बंध क्या होता है, मजबूत बंध होता है। सिग्मा बंध एक मजबूत बंध है ना। यहां ध्यान दें। तो नेक्स्ट में पाई बंध की अगर बात करूं तो अपने ये कहेंगे कि अगर 2 तत्वों के कक्षकों के आमने सामने टक्कर हो रही है तो सिग्मा बंध बन रहा है। तो पाई बंध के दौरान क्या कहेंगे कि अगर 2 कक्षकों के, 2 तत्वों के कक्षक हैं, 2 तत्वों के कक्षक तल के लंबवत
मिलते हैं या टकराते हैं। और अगर कोई दो तत्वों के कक्षक तल के लंबवत जो है वो मिलते हैं या टकराते हैं तो उसको हम कहते हैं समपार्श्विक अतिव्यापन। समपार्श्विक अतिव्यापन। तो बना बंद पाईबंद कहलाएगा। आप लोगों को क्लास में ये चीज आप लोगों ने पढ़ रखी है, लेकिन मैं वापस रिपीट बार बार कह रहा हूं, इसीलिए कर रहा हूं ताकि एक तो नॉलेज भी जो है वापस जो है वो रिपीट हो जाए और जो आपने पढ़ी है वो रिकवर हो जाए अपने आप में, अगर कह दूं तो ना। और साथ साथ में जो आप वीडियो बना रहे हैं तो वो वीडियो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पोर्टल पर आपके काम आए। जब अपने को वापस देखना हो कि ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब वापस पढ़ सकते हैं। तो अपने इसको समझेंगे कैसे, जैसे एक एग्जांपल दे दें तो कार्बन के दो परमाणु हैं और वो आपस में मिल रहे हैं। ये वाली अक्ष, जिस अक्ष पर अणु का निर्माण होगा वो आणविक अक्ष कहलाएगी। अब आणविक अक्ष के लंबवत अगर दोनों परमाणुओं के कक्षक हैं और उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर क्या बना ले, दोनों कक्षक आपस में जुड़कर एक बंध बना ले, तो उस बंध को हमने कहेंगे पाई बंध। जैसे अगर मैं ये कह दूं मेरी कोनियां दो कार्बन है और इन दोनों, ये ऊपर जो है मेरे हाथ हैं ये कक्षक हैं, पी कक्षक हैं, तो ये कक्षक आपस में मिलके ये और दोनों कोनियों को मिलाने वाली एक सरल रेखा, मैंने वापस रिपीट कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं, दोनों कोनियां मेरे कार्बन है और इन कोनियों को मिलाने वाली एक सरल रेखा क्या कहलाए, काल्पनिक रेखा आणविक अक्ष है। आणविक अक्ष के ये लंबवत दोनों हाथ जो है वो क्या है, पी कक्षक हैं। इन पी कक्षकों को मिलाने वाली ये जो अपने आप में कह दूं कि व्यवस्था है ना, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों पी कक्षक जो तल के लंबवत है, अगर ये तल के लंबवत उपस्थित कक्षक आपस में मिल जाएं, तल के लंबवत कक्षक दोनों आपस में मिल जाएं, तो इसका मतलब बना हुआ ये जो बंध है जो तल के कहां बना, तल के लंबवत बना है ना, ये बंध क्या कहलाएगा, पाई बंध कहलाएगा। और ऐसे कक्षकों के मिलने की घटना कहलाती है समपार्श्विक अतिव्यापन। क्या कहलाती है? अब एक बात आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, सिग्मा बंध में आपने कहा था कि दोनों गाड़ियां सामने टकराती है और यूं आपस में मिक्स हो जाती है ना। तो सिग्मा बंध में समाक्षीय अतिव्यापन होता है और समाक्षीय अतिव्यापन में दोनों कक्षक एक दूसरे में अधिकतम मिश्रित होते हैं और अधिकतम मिश्रित होने की वजह से बनने वाला जो बंध है वो क्या बनेगा, मजबूत। अब अपने पाई बंध में कह रहे हैं कि तल के लंबवत उपस्थित जो कक्षक है वो एक दूसरे के पास में आके एक दूसरे में मिश्रित होते हैं, तो उस घटना को हम कहेंगे समपार्श्विक अतिव्यापन। और समपार्श्विक अतिव्यापन में जो है वो दोनों हाथ आप देख ही रहे हो मेरे, वे दोनों हाथ आपस में जो मिक्स हो रहे हैं है ना, वो उतनी मजबूती से नहीं हो रहे हैं जितने इस अवस्था में हुए थे। तो ये तो सिग्मा बंध है और ये पाई बंध है, तो मजबूत कौन सा बंध है, सिग्मा या पाई? कौन सा बंध मजबूत है? सिग्मा बंध मजबूत है। इसीलिए अपने कहेंगे कि पाई बंध जो होता है वो तुलनात्मक रूप से क्या होता है, कमजोर होता है। तो लिखेंगे पाई बंध तुलनात्मक रूप से, किसकी तुलनात्मक रूप से, सिग्मा बंध से तुलनात्मक कमजोर होता है ना। तो ये सिग्मा और पाई बंध को भी अपने जाना कि सिग्मा बंध और पाई बंध क्या होते हैं। तो आज के इस क्लासरूम के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और जो वीडियो देखेंगे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है ना। सोनू वीडियो बंद कर भाई।